नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। किन किन वर्णों के, किन किन स्वरों के, किन व्यंजनों के क्या क्या उच्चारण स्थान है, इसके विषय में सूत्रों के माध्यम से जानेंगे। सूत्र और उनकी व्याख्याएं देखेंगे सरल से, और यदि आप ये सूत्र याद रख सके तो आपको उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। एक चीज यहाँ पर पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सूत्र में जो पहला वर्ण होगा वो प्रायः स्वर होगा, प्रायः अधिकतर सूत्रों में, और वो अपने संपूर्ण भेदों का परिचायक होगा। यहाँ पर देखें, इस सूत्र में अ है पहला स्वर, पहला वर्ण। अ यहाँ पर अपने संपूर्ण भेदों का परिचायक होगा, अर्थात अ के सभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक सभी 18 भेद आपको याद है, पहले बताया जा चुका है कि अ ई उ तथा री, इन चारों के 18 भेद होते हैं। री के 12 भेद तथा ए ऐ ओ औ के भी 12 भेद होते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आप इनके जो मुख्य भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ये समझें। अ ई उ और री, इन चारों के ह्रस्व और दीर्घ भेद होते हैं। री का केवल ह्रस्व भेद मानिए और ए ऐ ओ और इनका केवल दीर्घ भेद मानिए। तो इन सभी का जो कम से कम इतना भेद आप समझ सके। चलिए, इस प्रारंभिक जो वर्ण सामने दिया गया है, इसके बाद 5 सूत्रों में आपको कु चू टू तू पू ऐसा मिलेगा। ये जहाँ पर वर्गीय व्यंजनों के सामने वर्ण में उकार लगाया जाता है, वो अपने पूरे वर्ग का परिचायक होता है। कु चू टू तू पू ये उदित कहे जाते हैं। उदित अर्थात इनमें उकार का लोप रहता है। उकार की इत संज्ञा होती है और लोप हो जाता है। तो जहाँ पर ये का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग यह बताना हो, वहाँ पर क च ट त ये उदित रूप में आते हैं। तो जब इनमें छोटे ऊ की मात्रा लगी रहे तो आपको पूरा वर्ग समझना चाहिए। अब इस सूत्र को देखें। अ अर्थात आ के सारे भेद, कु अर्थात क ख ग घ ङ, अ और विसर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान है कंठ, अर्थात अकुह विसर्जन्यानाम कंठः, छोटा अ बड़ा आ, क ख ग घ ङ, हा तथा विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। आगे अगर सारे भेद ना ले तो कम से कम ह्रस्व और दीर्घ ये 2 भेद लेने चाहिए। इसलिए ह्रस्व अ, दीर्घ अ, कु अर्थात पूरा का वर्ग, क ख ग घ ङ, हा तथा विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान है कंठ। अगला इचु यशानाम तालु। यहाँ भी पहला स्वर है ई। ई यहाँ अपने सभी 18 भेदों का परिचायक होगा। कम से कम तो मतलब छोटी ई तथा बड़ी ई, इन दोनों को तो समझिए। तो यहाँ पर ई अर्थात छोटी ई बड़ी ई, चू अर्थात पूरा चवर, च छ ज झ ञ, य और बड़ा शा, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। अब ऋतु रसाणाम मूढ़ा। री के सभी भेद, टू अर्थात पूरा ट वर्ग, ट ठ ड ठ ड, र तथा खष्टीशा, खष्टीशा अर्थात मूर्धन्य शा, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। खष्टीशा का उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण ही इसे मूर्धन्य षकार कहा जाता है। तो री के सभी भेद, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड, र तथा मूर्धन्य शा, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला ऋतु लसानाम दंता। ली अर्थात ली का दीर्घ भेद चूंकि होता नहीं, इसलिए ली का एक ही भेद माने। ली तू अर्थात त थ द थ न सब पूरा तवर्ग, ल तथा दंती सा अर्थात छोटा सा, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत। दंता यहाँ बहुवचन में प्रयोग है, चूंकि दंत का प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग हो सकता है, क्योंकि उच्चारण करते समय सारे के सारे दांत और 4-5 दांत तो लगते ही हैं, इसलिए यहाँ पर दंता का बहुवचन में प्रयोग है। तो सूत्रार्थ भावार्थ हुआ, ली के सभी भेद, ली के 12 भेद होते हैं। ली के सभी भेद, पूरा वर्ग, त थ द ध न, ल तथा छोटा सा अर्थात दंती सा, इन सभी का उच्चारण स्थान है दंत। अगला सूत्र
उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उ अर्थात उ के सभी भेद, पु अर्थात पूरा प वर्ग प प ब भ म तथा पद्मानीय प और फ, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यहाँ ओष्ठौ प्रयोग है, द्विवचन का प्रयोग है, अर्थात अधरोष्ठ, ऊपर और नीचे दोनों वाले ओठ। अब एक चीज यहाँ पर शंका होगी, उपपद्मानीय क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब प और फ इनके पहले अर्ध विसर्ग जैसा कोई वो साउंड आवे अर्थात नुक्ता जैसा इनका प्रयोग हो तो प और फ की उपपद्मानीय संज्ञा हो जाती है। ध्यान रहे कि केवल प और फ इन दो वर्ण की उपपद्मानीय संज्ञा होती है, बाकी किसी की नहीं। तो जब प और फ के पहले अर्ध विसर्ग जैसा अथवा नुक्ता जैसा उच्चारण होगा तो वो उपपद्मानीय होंगे और सामान्य दशा में वो वर्गीय व्यंजन ही होंगे। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ उ के सभी भेद अर्थात छोटा उ तथा बड़ा उ तथा प वर्ग प फ ब भ म और इसके साथ ही उपपद्मानीय प और फ, इन सभी का उच्चारण स्थान अधरोष्ठ दोनों को होते हैं। आगे देखें, ए दैतो कंठ ताल। यहाँ पर ए तथा अ इन दोनों के सभी भेदों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु बताया गया है सम्मिलित रूप से। सूत्र में देखेंगे ए दैतो लिखा हुआ है, ए के बाद तकार का प्रयोग है। ये तकार केवल उच्चारण की सुविधा के लिए किया गया है। क्यों? अगर ए के बाद अ कर देते तो अयादि संधि हो जाती और ए के स्थान पर अय आदेश हो करके अय ऐसा रूप बन जाता, इसलिए ये अयादि संधि न हो पावे, इसके लिए ए के बाद उच्चारण करने के लिए तकार का प्रयोग किया गया है। तो इससे हो गया ए दैतो कंठ तालु। ए के सभी भेद तथा अ के सभी भेद इनका उच्चारण स्थान सम्मिलित रूप से कंठ तालु होता है। अगला ओ दौतो कंठौष्ठम। ओ तथा औ, यहाँ पर भी ओ के बाद तकार का प्रयोग किया गया है जिससे अयादि संधि न बन पावे, इसलिए ओ दौतो ऐसा बना रूप। तो ओ दौतो कंठौष्ठम, ओ के सभी भेद तथा औ इनके ओ के 12 भेद और औ के 12 भेद ऐसे होते हैं। तो ओ के सभी भेद तथा औ के सभी भेद इनका उच्चारण स्थान सम्मिलित रूप से कंठ और ओष्ठ है। अगला सूत्र वकारस्य दंतौष्ठम। व एकमात्र वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ सम्मिलित रूप से है। वाक्य बोलते समय आप अनुभव करेंगे कि ऊपर के दांत नीचे के ओठ में थोड़ा सा छूते हैं, इसलिए वकार के उच्चारण में वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना जाता है सम्मिलित रूप से। अगला ञमणना नाम नसिका च। आपको बताया है कि अनुनासिक 5 है, सभी वर्गों का अंतिम वर्ण क वर्ग का न, च वर्ग का न, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, ये सभी 5 वर्ण अनुनासिक कहे जाते हैं। और इनका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख और नासिका दोनों से जिनका उच्चारण हो वो अनुनासिक है। तो यहाँ पर सूत्र में लिखा गया है ञमणना नाम नासिका च, अर्थात ञ म ङ ड़ और न इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है और नासिका होता है। तो इसका मतलब इस सूत्र में कुछ और कहना चाहते हैं। तो मुख नासिका मतलब नासिका सूत्र से मुख भी लिया जाता है। अब मुख में बहुत सारे उच्चारण स्थान हुए, तो इनके कौन कौन से उच्चारण स्थान माने जाएं? तो ध्यान दीजिएगा कि जो अनुनासिक वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का उच्चारण स्थान धन नासिका, यह उस अनुनासिक का उच्चारण स्थान हो जाएगा। इस तालिका से समझेंगे। यहाँ क्या वर्ग का है जिसका उच्चारण स्थान होता है तालु, तो यहाँ का उच्चारण स्थान चूंकि तालु है और यहाँ जो है ये अनुनासिक भी है तो नासिका भी इसमें लग जाएगी, इसलिए यहाँ का उच्चारण स्थान हो गया संयुक्त रूप से तालु नासिका। इसी तरह से म का उच्चारण स्थान ओष्ठ नासिका, न का उच्चारण स्थान कंठ नासिका, ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा नासिका तथा न का उच्चारण स्थान दंत नासिका है। इनके वर्गों के जो जो उच्चारण स्थान है वो उसके साथ ही नासिका भी, यह इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा सभी अनुनासिकों का। अगला सूत्र है नासिकानुस्वारस्य। अनुस्वार अर्थात जो बिंदी जैसा ऊपर रखा रहता है, इसका उच्चारण स्थान मात्र नासिका है। केवल एक अनुस्वार ही है जिसको केवल नासिका से बोला जाता है,
बाकी और कोई भी ना तो स्वर ना ही व्यंजन जो केवल नासिका से ले जा सके। चूंकि अनुस्वार ना कोई स्वर है ना कोई व्यंजन है, इसलिए इसका उच्चारण नासिका से संभव है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान मात्र नासिका हो गया। और अंतिम सूत्र है जिह्वामूलीय से जिह्वामूल। जिह्वामूलीय क और ख वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है। जिह्वामूल है जीभ का निचला जड़ वाला हिस्सा। जब वहां से क और ख को बोलेंगे तो क और ख जिह्वामूलीय संज्ञक हो जाते हैं, अर्थात इनकी जिह्वामूल संज्ञा हो जाती है। और जब इनकी जिह्वामूल संज्ञा हो जाती है तो इनका उच्चारण स्थान कंठ से बदल करके जिह्वामूल हो जाता है। अब जिह्वामूल ये इनका प्रयोग कैसे होता है? तो पहले मैंने आपको बताया जिह्वामूलीय वर्णों का प्रयोग भी नुक्ता लगा करके होता है, मतलब उनके आगे भी अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। तो ये दो वर्ण है कुल मिलाकर के, क और ख। जिह्वामूलीय दो वर्ण और उपधमानीय दो वर्ण प और फ। तो जिह्वामूलीय क और ख का उच्चारण स्थान वो जिह्वामूल अर्थात जिह्वा की जड़ है, जिह्वा का मूल भाग है, वहां से इसका उच्चारण जब होगा तो ये जिह्वामूलीय हो जाएंगे। इसी के साथ सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आपने देख लिए। ये 11 सूत्र आप याद करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो टिप्पणी में आप पूछेंगे अथवा आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अगले दिन हम लोग आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए